मित्रों नमस्कार। हम लोग पिछले टर्न पर चर्चा कर रहे थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। इसके पहले के टॉपिक में हमने चर्चा किया था। आज हमारे चर्चा का मुख्य विषय है गैलेक्सी एंड स्टार्स, यानी आकाश गंगा और तारों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज का शीर्षक यही रहेगा, ठीक है। आपको बताएंगे किस तरीके से तारे बनते हैं, क्या है सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा किसे कहा जाता है, बल्ज का संबंध किससे होता है, ठीक है ना। आपको बताएंगे श्वेत वामन के बारे में, लाल दानव के बारे में। इन सभी शब्दों से आपको अवगत कराएंगे। थोड़ी ही देर में आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो चीज़ें आप नहीं पढ़े एस्ट्रोनॉमी में, जो चीज़ें आप भागते रहें जिससे खगोलिकी से, वो एकदम आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गैलेक्सी एंड स्टार्स क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे गैलेक्सी एंड स्टार्स। ये हमारी हेडिंग रहेगी, गैलेक्सी एंड स्टार्स, यानी कि आकाश गंगा और तारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है कि पिछले टर्न पर आपको पढ़ा रहे थे क्या? बिग बैंग। क्या पढ़ा रहे थे? बिग बैंग, ठीक है। आपको बता दें कि बिग बैंग की घटना के फलस्वरूप ही क्या आकाश गंगा क्या बना है? तो बिग बैंग की घटना के फलस्वरूप ही आकाश गंगा का जन्म हुआ। यानी कि जो महाविस्फोटक घटना जिसका प्रतिपादन किया था कौन? जॉर्ज लेमेंतेर, है ना। उसी बिग बैंग की घटना के फलस्वरूप ही क्या बना? आकाश गंगा बना, है ना। आकाश गंगा क्या है तो आप बताएंगे, असंख्य तारों का जो समूह होता है, इसी को आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। हम परिभाषा के तौर पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। क्या बोलेंगे आप कि असंख्य तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। आप कह सकते हैं गैलेक्सी, आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक। तो आकाश गंगा के बारे में भी कुछ टॉपिक्स पहले क्लियर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा, आकाश गंगा तारों का समूह होता है। तारों के समूह आपस में बंधे क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? हम कहेंगे जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? गैलेक्सी के बारे में, कि बिग बैंग की घटना के फलस्वरूप ही आकाश गंगा का जन्म हुआ। आकाश गंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कहलाता है। और आपको बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाए हैं, ठीक है। आप याद रखिए, आकाश गंगा कई आकार की होती है। जो हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। याद रखिएगा उसकी आकृति कैसी है? तस्तरी नुमा, ठीक है। हम बता दे रहे हैं यहाँ पर लिख करके कि हमारी, पहले तो ये समझा देते हैं कि जो आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा की कई आकृति तथा क्या आकार होते हैं, ठीक है। आकाश गंगा की कई आकृति और आकार होते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे अपनी आकाश गंगा की, तो हम बताएंगे कि हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो तस्तरी नुमा है। कैसा है? तस्तरी नुमा है। आप कह सकते हैं सर्पिलाकार है। कैसी है? स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। कितनी भुजाएं हैं? तो हम बताएंगे कि इसमें 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? यह ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 3 भुजाएं हैं।
कैसे हैं अभी चित्र बना के आपको समझाएंगे। तो आप देख लें, आकाशगंगा के बारे में ये सब बातें आपको समझा रहे हैं। परीक्षा में यहाँ से हर एक लाइन से प्रश्न बनता है। हम किसी परीक्षा का नाम नहीं लेंगे, चाहे आप सिविल देखें चाहे आप वनडे देखें, हर जगह प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। आकार को लेकर के कि आखिर ये जो असंख्य तारों का समूह जो आकाशगंगा में बंधे हैं किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल पावर के कारण बंधे होते हैं। आकाशगंगा क्या है, असंख्य तारों का समूह है। कैसे बना, तो बिग बैंग की जो घटना है उसके बाद ही इन सबका जन्म हुआ। कैसे हुआ आकाशगंगा का जन्म, इन पर भी बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा और डिटेल में, ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए। क्या हेडिंग रहेगी, कैसे हुआ आकाशगंगा का जन्म। बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही धैर्य के साथ बताएंगे, ठीक है। भागना नहीं, चीज़ों को समझना है। बहुत भागे हैं, अब आराम से समझा जाए एक एक चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सब कुछ स्पष्ट करेंगे, ठीक। देखिएगा, हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि जो बिग बैंग है, बिग बैंग की घटना लगभग कितना आपको बताए थे, 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कितना, 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक। कि दुनिया पूरा एक मटर के दाने के रूप में थी, बाद में अत्यधिक घनत्व था, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, जिसकी वजह से इसमें विस्फोट हुआ, है ना। तो उससे क्या हुआ, जब विस्फोट हुआ तो क्या बने, हाइड्रोजन गैस के बादल बने, क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये आपको बताए थे, हाइड्रोजन गैस के बादल बने। और इन्हीं को क्या कहा गया, इन्हें ही निहारिका कहा गया। क्या, निहारिका, या इन्हीं को क्या कहा गया, इन्हीं को नेबुला कह सकते हैं, निहारिका या नेबुला कहा गया, ठीक। ये बातें क्लियर हुई। और आपको क्या बताए थे इसमें, और आपको बताए थे कि इसी निहारिका के अंदर ही क्या हुआ है, तारों का जन्म। अभी चित्र बना के समझाएंगे कैसे तारों का जन्म वगैरह हुआ। अभी पहले फैक्ट देखते जाएं। इसी में क्या हुआ, तारों का जन्म हुआ। आपने सुना होगा ना, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो आपको हम तारों के शहर में लाए हैं। इन्हीं में क्या हुआ है, तारों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और इसी तारों के बाद में तारों का समूह बनता है, तो तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तारों के समूह को क्या, आकाशगंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आकाशगंगा। तो ये पूरा चक्र है इसका, इस तरीके से हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी बात आपको समझाएं। अभी और भी कॉन्सेप्ट है, वो भी समझना रहेगा। पहले एक फैक्ट क्लियर कर लें, आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखते हैं, इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो आपको आगे भी समझाना है। तो एक एक टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। हमारा प्रयास ही यही है कि जितनी टफ टॉपिक है वो सब आपको पढ़ा दें, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो है इग्नोर कर दिया जाता है, और बाद में जब परीक्षा में इससे सामना होता है तो दिमाग खराब हो जाता है कि ये कहाँ से पूछा गया, ये तो है ही नहीं कहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को जानकारी रहे। थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है ये सब टॉपिक, क्योंकि बहुत ही जो है चित्र के माध्यम से नहीं समझाया जाता है, विजुलाइजेशन नहीं हो पाता इसमें, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ा सा कम क्लियर हो पाती हैं और हम लोग बंद कर देते हैं किताबों को, क्योंकि किताबों में इतनी जटिल भाषा भी आजकल प्रयोग कर रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता है ना, उठा के सब छाप देते हैं। फिलहाल अब देखिएगा आगे इसमें हम आपको समझाते हैं। सुनिए, जो हमारा सूर्य है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में, हमारा जो सूर्य है, सबसे पहली बात तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारा किसे कहा जाता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। और स्वयं का प्रकाश किसमें होगा, जिसमें नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन किसमें होगा, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक एक होकर के हीलियम का निर्माण कर रहे होंगे और अपार ऊर्जा विमुक्त हो रही होगी, ठीक है। उन्हीं तारों में स्वयं का प्रकाश होगा। तो जो हमारा सूर्य है, इसमें भी क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। और यही कारण है कि इसमें हाइड्रोजन हीलियम में लगातार बदल रहा है।
और जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक हमारा सूर्य जो है प्रकाश देता रहेगा, उसके बाद उसका कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे ये सब प्रोसेस है थोड़ी देर में आपको समझाने वाले हैं। पहले ये समझिए कि हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है जो कहाँ, हम कहेंगे मंदाकिनी, कहाँ, जो मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है। कहाँ, मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है। ध्यान समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मंदाकिनी गैलेक्सी में कहाँ है तो आप बताइएगा दूसरी भुजा में। ये दूसरी भुजा क्या है, इसको भी थोड़ी देर में हम स्पष्ट करने वाले हैं, क्योंकि चित्र बना के आपको सब कुछ समझाने वाले हैं यहीं पर। ठीक है, और याद रखिएगा जो हमारी मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी यह घड़ी के सुई के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, घूर्णन करती है या घूमती है, हम कह सकते हैं, है ना। एक चीज तो ये क्लियर करना है आपको। अब देखिए चित्र के माध्यम से इसको समझिए, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, क्या स्थितियां हैं, क्या समझना है, क्या विचार करना है आपको। देखिएगा, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमारी जो मंदाकिनी है वो कुछ इस तरीके से है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, और घूम कैसे रही है, ऐसे इधर से इधर आ रही है। इसका मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, मंदाकिनी घूम रही है। देखिए ये एक तस्तरी के जैसे, जैसे आप देखे होंगे दीपावली जब रॉकेट जलाते हैं तो ऐसे ऐसे घूमता है ना तस्तरी की तरह, इसी तरीके से हमारी मंदाकिनी भी स्थित है। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। यहाँ पर जो केंद्र में है ये यहीं पर है क्या, आप याद रखिएगा, इसी को ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल सामान्य भाषा में आप इसे बल्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इस ब्लैक होल को जो मंदाकिनी में स्थित है इसको क्या कहा जाता है, इसको बल्ज कहा जाता है। ठीक, अब कहानी को समझिए, हम आपको बता रहे हैं पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। ध्यान समझिएगा, आप पैसा देके भी ये चीजें नहीं पढ़ पाएंगे जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मजा आएगा आपको। देखिए तो यही दूसरी भुजा में क्या स्थित है, हमारा सूर्य स्थित है, यही आपको बताना चाहते हैं। सूर्य कहाँ है, इस दूसरी भुजा में स्थित। और कुछ कहानियां समझिए, लगातार जब ये मंदाकिनी घूमना शुरू करती है, ध्यान समझिएगा, ये गैलेक्सी जब घूमती है एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस के बादल छाए हैं। क्या हैं, हाइड्रोजन गैस के बादल छाए हुए हैं। अब हाइड्रोजन गैस के जो बादल छाए हैं यहाँ पर इन क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में हाइड्रोजन गैस के चारों तरफ बादल असंख्य मात्रा में छाए रहते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है गैलेक्सी। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस में एक विक्षोभ, एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, और जब विक्षोभ उत्पन्न होगा और ये घूम रही है तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे घूमने लगेंगे, पदार्थ कुछ इस तरीके से बनने लगेंगे। बात समझ आई। तो कहने का मतलब केंद्र में जो है घनत्व और दबाव बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, केंद्र में घनत्व और दबाव बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर केंद्र में घनत्व और दबाव क्या होने लगेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा और केंद्र की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करेगा। अभी केंद्र बल कार्य करने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन का संलयन होने लगता है। ध्यान से हमारी बात को फिर समझिए, टफ कुछ नहीं है, हमको बड़ा मजा आ रहा है इन सब चीज़ों को समझाने में। आप भी अगर थोड़ा सा समझने के नज़रिए से, पढ़ने के नहीं, जानकारी के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखें तो बड़ी आसानी समझेगा। अब आप सोचिए, गैलेक्सी कुछ इस तरीके से घूम रही है और यहाँ पर जो पदार्थ है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस के बादल हैं, असंख्य हाइड्रोजन गैस का बादल यहाँ पर है, और ये भी विक्षोभ की वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से ये भी घूमना शुरू कर देता है। और जब घूमने लगता है तो केंद्र में क्या होता है ना, केंद्र की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, घनत्व ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, कहाँ, केंद्र में। बात समझ आई। तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो इसमें जब हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगते हैं तो हाइड्रोजन का संलयन प्रारंभ हो जाता है, यही बताना चाह रहे हैं आपको। और हाइड्रोजन का जब संलयन प्रारंभ होगा तो इससे क्या बनेगा, हीलियम बनना शुरू होता है, और जब हीलियम बनेगा तो इससे अपार ऊर्जा मुक्त होगी और ये क्या होने लगा, ये प्रकाशमय होना प्रारंभ कर देगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात को समझिए। हम बताना यही चाहते हैं कि हाइड्रोजन के संलयन से क्या बनती है, हीलियम। इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और जब ऐसा होता है तो अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है या विमुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैलेक्सी के सबसे बाहरी भुजा के नजदीक नए तारों का क्या होता है, जन्म होता है। बात समझ आई? तो इस तरीके से हम लोग क्या जाने हैं, नए तारों के जन्म के बारे में जाने हैं। अब बेटा ठीक है, और यहाँ पर जिन तारों का जन्म हो रहा है उन्हीं को क्या कहा जाता है, ब्रूड तारा। तुम मोबाइल चला लो पहले। इसे एम्ब्रियो स्टार्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रूड तारा कहा जाता है। क्या ये बातें क्लियर हुई? तो याद रखिएगा, ये जो देख रहे हैं आप गैलेक्सी के सबसे बाहरी भुजा में क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। और इन तारों को क्या कहा जाता है, ब्रूड तारा, या इन्हीं को कह सकते हैं आप एम्ब्रियो स्टार्स। क्या ये बातें हमारी आप समझ पाए हैं या नहीं, इसके बारे में जरूर बताइए हमको। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी बातें समझाना बाकी है, जैसे तारों के रंग वगैरह के बारे में समझना है। अब थोड़ा समझिएगा, कुछ कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आप एक चीज़ तो क्लियर कर लिए हैं कि जब ये गैलेक्सी घूम रही है तो हाइड्रोजन गैस भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, केंद्र में दबाव बढ़ता है, पदार्थ इकट्ठा होते हैं, डेंसिटी बढ़ती है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि हम देखते हैं घनत्व बढ़ रहा है। घनत्व के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। जब लगातार हाइड्रोजन इकट्ठा होती है तो संलयन प्रारंभ होता है, और संलयन होता है इसीलिए हीलियम बनने लगता है। हीलियम बनता है तो अपार ऊर्जा विमुक्त होने लगती है। इसी को तो तारा कहते हैं, जिसमें स्वयं का प्रकाश पाया जाए, जिसमें नाभिकीय संलयन होगा, तो यहाँ पर तारों का निर्माण होगा। इन्हीं तारों को क्या कहा जाएगा, ब्रूड तारा। ये कहाँ बन रहे हैं, गैलेक्सी के सबसे आउटर साइड में, यानी बाह्य भुजा में ये चीजें देखने को मिलती है। आइए एक और बात यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, गैलेक्सी जब घूमेगी तो यही तारा कुछ इधर आ जाएगा। आप ध्यान समझिएगा, ये तारा कुछ ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, जब ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ स्थिति मान लीजिए आ गई है, यहाँ ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी दिशा में क्या होगा, तारों के बारे में, हीलियम का निर्माण तभी तक होगा जब तक हाइड्रोजन है। कहानी ये है, तो समझिए, हीलियम हाइड्रोजन से भारी है और वह सेंटर में इकट्ठा होगा। जो चीजें भारी होती है वो कहाँ इकट्ठा होती हैं, सेंटर में इकट्ठा होने लगती है। जैसे यहाँ पर, जैसे ये धीरे धीरे खिसकता आएगा तो आप देखेंगे कि क्या होगा, जो हीलियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा भारी होने की वजह से यह केंद्र में, सेंटर में इकट्ठा होना प्रारंभ कर देगा, जिससे क्रोड का निर्माण होता है। क्या होता है, क्रोड का निर्माण होता है, जिसके चारों तरफ ऊर्जा और गैस का आवरण होता है। बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और ये स्थिति कहाँ देख रहे हैं हम, जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तब, क्योंकि यहाँ पर गैलेक्सी घूम रही है। ठीक है, चक्कर लगा रही है, ऐसे कुछ इस तरीके से घूमती है, तो यहाँ पर हम ये स्थिति देख रहे हैं। अब यहाँ समझिए क्या होता है, यहाँ पर स्थिति ये होती है कि धीरे धीरे ये हीलियम जो भारी है, जिसके चारों तरफ क्रोड है, जिसके चारों तरफ आप देखते हैं क्या है कि पदार्थ पाए जाते हैं, ऊर्जा पाई जाती है, बहुत सारी जो है हाइड्रोजन गैसों का भाग आप देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इस तारे से यहाँ पर एक विस्फोट प्रारंभ होता है। यहाँ पर इस विस्फोट को नाम दिया जाता है क्या, इसको नाम दिया जाता है सुपरनोवा विस्फोट। बहुत बार आप इसका नाम सुने होंगे। क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, ये तारा जो है ना, इस तारे को नाम दिया जाएगा यहाँ पर रेड जायंट या लाल दानव। क्या नाम दिया जाएगा, लाल दानव। यहीं पर एक स्थिति क्लियर कर लेते हैं तारों के रंग के बारे में। क्या, तारों का रंग। तारों के रंग के बारे में जैसे बात करें तो आपको बता दें, तारा जो सबसे पहले बनता है उसका रंग होता है नीला। कैसा होता है, नीला रंग का तारा होता है। उसके बाद तारे का रंग होता है सफेद, और सफेद के बाद क्या होता है, पीला। पीला के बाद क्या होता है, लाल। ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको कलर ऑफ स्टार्स बता रहे हैं, तारों का रंग बता रहे हैं।
और हमारा जो सूर्य है उसका रंग कैसा है, न नीला न सफेद। अभी स्थिति खराब हो रही सूर्य की अपने, तो उसका रंग कैसा है, नीला, उसके बाद लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि लाल तारा जो होता है, लाल दानव यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। ठीक, और जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इससे स्थिति क्या होगी, यहाँ से जब विस्फोट होगा तो इसका क्रोड जो है, इसके क्रोड की बात करते हैं, जो मध्य का भाग है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको कहा जाएगा न्यूट्रॉन तारा। क्या कहा जाएगा, न्यूट्रॉन तारा। क्रोड मतलब इसके बीच का भाग, बाकी जो भाग है, पार्ट है, वो सब इसी में फिर से विद्यमान हो जाएंगे। ठीक है, वो सब यहीं पर फिर पाए जाएंगे। और जो मध्य का भाग है यह अत्यधिक चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। सवाल ये है कि बाकी जो पदार्थ हैं इसमें, जो गैसेस हैं, उनका क्या होगा। तो आपको बता दें, इस तारे से उत्पन्न जो गैसें हैं वो पुनः एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं और पुनः एक तारा का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा। और याद रखिए, यहाँ पर हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, जो हमारा सूर्य है, ऐसे ही कुछ सुपरनोवा विस्फोट हुआ था, उसी के बाद हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है। यानी तारों से तारों का जन्म हुआ है ना। सूर्य का जो निर्माण हुआ है अपने, उसमें सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद, यानी कि हमारा सूर्य सेकंड जनरेशन का है। कैसा है, सेकंड जनरेशन का हमारा सूर्य है। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट से बना है, जो अपने पूर्वज तारों से कैसा है, आकार और द्रव्यमान से छोटा होता है, कम है। ठीक है, हम क्या बताएंगे कि हमारा सूर्य कैसा है, सेकंड जनरेशन का है। क्या है, सेकंड जनरेशन का तारा है। बात समझ आई, हमारा सूर्य क्या है, सेकंड जनरेशन का तारा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। जो अपने पूर्वज से, क्या, अपने पूर्वज से आकार और कैसा, द्रव्यमान में कम है। ठीक, तो इस तरीके से हम सूर्य के बारे में भी जान लिए। देखिए, सूर्य ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते 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 एक समय के बाद कहाँ गिर जाएगा, इसी ब्लैक होल में चला जाएगा और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बात को समझते रहिएगा। सुपरनोवा विस्फोट की वजह से, ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, तो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात होता क्या है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद बहुत ज़्यादा जो है मलबा का निर्माण, मलबा भी बनता है, और बहुत ज़्यादा जो मलबा बनता है, इसी से क्या बनते हैं, ग्रह वगैरह का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लैनेट्स, यानी कि ग्रहों का निर्माण होता है। जैसे हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य में 8 ग्रह हैं जिससे सौरमंडल बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। उसका कारण यही है क्योंकि विस्फोट के पश्चात जो मलबे हैं वो भी जो है घूमने लगते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और घूमते घूमते क्या करते हैं, ये सब ग्रहों के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे सूर्य का निर्माण हुआ है और किस तरीके से सूर्य हमारा सेकंड जनरेशन का है, और ये कैसे चक्कर लगाते लगाते एक समय के बाद सब कहाँ चले जाएंगे, इसी ब्लैक होल में समाहित हो जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और भी बातें करते हैं जो जरूरी है, थोड़ा सा उनके बारे में बता देते हैं। जितनी काम की बातें हैं उन सभी पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। ये सब टफ वर्ड माने जाते हैं, लेकिन हम आपको सब बताएंगे, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। देखिए, जैसे कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, हमारा सूर्य जो है, हमारा सूर्य 25 करोड़ वर्ष में अपने ब्लैक होल का, जिसे कृष्ण विवर कहा जाता है ना, ब्लैक होल का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ऐसे जैसे घूम रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा, ऐसे जैसे एक बार घूमा, फिर 2 बार घूमा, फिर 3, ऐसे इस तरीके से घूमेगा। और तीसरी बार जब घूमेगा ना तो आ जाएगा, नज़दीक बढ़ ही रहा है किधर, ब्लैक होल की तरफ। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि हम लोग अपनी ज़िंदगी पता नहीं कितनी बार तब तक में जी लेंगे, है ना, कितनी बार पैदा होंगे, कितनी बार मरेंगे। याद रखिए, आपसे जैसे सवाल किया जाए क्या हमारे सूर्य में सुपरनोवा विस्फोट होगा, तो आप कहेंगे कि हमारे
सूर्य में सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा, सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, हमारे सूर्य में सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा, अर्थात यह लाल तारा नहीं बनेगा। आप रेड जॉइंट भी कह सकते हैं, लाल तारा नहीं बनेगा। तब क्या होगा इसके साथ? इसके साथ क्या स्थिति होगी? सूर्य के विस्फोट से आए हुए क्रोड को सफेद वामन कहा जाता है। जैसे यहाँ से क्रोड बाहर आया था, न्यूट्रॉन तारा कहा गया था, तो ऐसे ही आपको बता दें कि सूर्य के क्रोड से आए, हम क्या बता रहे हैं, सूर्य के विस्फोट से, क्रोड नहीं, सूर्य के विस्फोट से आए क्रोड को क्या कहा जाएगा? तो हम लोग इसको बोलेंगे सफेद वामन, श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ कह सकते हैं आप। क्या कहा जाएगा? श्वेत वामन कहा जाएगा। ठीक, हमारे सूर्य का रंग वर्तमान में कैसा है? हम लोग बताएंगे कि हमारे सूर्य का रंग वर्तमान में पीला है। सूर्य के विस्फोट से वामन तारा बनेगा, याद रखिएगा। क्या बोला जाएगा? व्हाइट डार्फ, या फिर आप वामन तारा कह सकते हैं, या फिर इसी को श्वेत वामन तारा भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है ना, ये जो विस्फोट के बाद जो क्रोड बचेगा, इस क्रोड की अगर बात करें तो इसमें जो है हीलियम के संलयन से आयरन बनता है। क्या बनता है? आयरन और कार्बन, आयरन और कार्बन जो काले रंग का हो जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाएगा फिर आगे चल करके ब्लैक ड्वार्फ। क्या बोलेंगे? ब्लैक ड्वार्फ। और ये ब्लैक ड्वार्फ फिर कहाँ पहुंच जाएगा? धीरे से इस ब्लैक होल में पहुंच जाएगा, और ब्लैक होल में समाहित होने के बाद सारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। कुछ और भी फैक्ट हैं जिनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। थोड़ा कहानी को समझिएगा, क्या समझाना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं, बस एक दो लाइन और आपको समझाना है। आपने नाम सुना होगा, भारतीय मूल के एक खगोलविद हैं, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक्चुअल में पूरा नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। जब आप खगोलिकी पढ़ें और इनका नाम ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप खगोलिकी पढ़ रहे हैं और तारों के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम का नाम नहीं आया है तो इसका मतलब आपने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रशेखर सीमा एक टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रशेखर सीमा में यह बताया गया है कि कोई भी तारा यदि हमारे सूर्य से 1.44 यानी 1.44 गुना तक है, तो ऐसी स्थिति में उसके विस्फोट से क्या होगा? उसके विस्फोट के बाद व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। यानी कि अगर कोई तारा हमारे सूर्य से, सूर्य के द्रव्यमान से कितना 1.44 गुना तक बड़ा है, तो क्या होगा? तो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ। इस चीज को समझना है। और यदि तारे के द्रव्यमान की बात हो रही है और तारे का द्रव्यमान 1.44 गुना से ज्यादा है, ठीक है, हमारे सूर्य से कितना 1.44 गुना से ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा? अगर केवल उतना तक है, 1.44 गुना तक है, तो उसमें व्हाइट ड्वार्फ का निर्माण होगा। ठीक है, और उससे ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? तब जो है सुपरनोवा विस्फोट होगा। क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट होगा। यानी कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 1.44 गुना से बड़ा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे तो सुपरनोवा विस्फोट होगा। क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट होगा। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। तो सुपरनोवा विस्फोट के लिए भी एक सीमा है, और व्हाइट ड्वार्फ के लिए भी क्या है? अपनी एक सीमा है। ठीक है, ऐसे ही एक बनता है फ्रोजन स्टार।
फ्रोजन स्टार की बात तब करते हैं जब किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से लगभग 3 गुना और ज़्यादा हो जाए तो क्या बनता है, तब हम कहेंगे उसको फ्रोजन स्टार। फ्रोजन स्टार, थोड़ा सा नाम सुने रहे हैं, अगर कभी प्रश्न आ गया तो आप इसके बारे में बता ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे, किसके बारे में देख रहे थे, व्हाइट डॉर्फ कब बनता है और सुपरनोवा विस्फोट कब होता है और फ्रोजन स्टार क्या है। ये 1.44 वाली बात रखिएगा, बात याद रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना तक है तो क्या होगा, उसमें व्हाइट डॉर्फ का निर्माण होगा, और यदि उससे ज़्यादा हो जाएगा तो सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा, यदि उसके 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रोजन स्टार का निर्माण होगा। और थोड़ा सा एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि हमारे सूर्य के जो सबसे निकटतम तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद अगर सबसे निकटतम कोई है तो उसका नाम है डॉग स्टार या साइरस स्टार। इसके पश्चात हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसके पश्चात निकटतम कौन है, डॉग स्टार, या इसे क्या बोलते हैं, साइरस स्टार है। ठीक, तो ये है। और एक चीज जान रहिएगा, जो न्यूट्रॉन तारा भी थोड़ी देर पहले पढ़ाए हैं, न्यूट्रॉन तारा को ही क्या कहा जाता है, पल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पल्सर कहा जाता है। क्या ये छोटी सी बात हमारी समझ पाए आप। और तारों की अधिक संख्या कहाँ होती है, आप बताइएगा कि तारों की अधिकतम संख्या कहाँ होती है, तो गैलेक्सी के केंद्र में, क्योंकि वहां पर अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा है, गैलेक्सी के केंद्र में है, ग्रेविटेशनल पावर ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और मंदाकिनी के सबसे निकट गैलेक्सी का नाम है, जो मंदाकिनी है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मंदाकिनी के, अपनी मंदाकिनी के निकट गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा या एंड्रोमेडा भी कहा जाता है इसको। तो एक नाम याद रखिएगा, क्या, एंड्रोमेडा, एक नाम याद रखिएगा पल्सर, ठीक है, और एक नाम याद रखिएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी जरूरी बातें थी उन सब पर हमने बात कर लिया। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इस पर हम लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जाकर के कुछ स्पष्ट हो पाएगा। 1-2 बार आप लेक्चर को देखिएगा, सब धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चर्चा आपसे कल करेंगे। थैंक यू।